हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 5 दिसंबर और 5 दिसंबर में करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा एक फाउंडेशन बैच चल रहा है इकोनॉमिक्स का एट फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आपको फ्री पढ़ाई जा रही है इकोनॉमिक्स बेसिक लेवल से हायर लेवल तक। तो सिर्फ ओनली आपको क्या करना है, आप मेरे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको एक इकोनॉमी का फोल्डर मिलेगा जिसमें 4 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं इकोनॉमिक्स के। 5वां लेक्चर भी जल्दी आने वाला है। तो आपकी इकोनॉमिक्स इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप इकोनॉमिक्स का एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे एग्जाम के अंदर। क्लियर? चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु वाज कन्फर्ड द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ब्रेवरी अवार्ड 2024? ये पूछ रहा है कि बताइए इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का ब्रेवरी अवार्ड किसको दिया गया है 2024 का। तो वो मिला है कैप्टन अभिलाष रावत जी को। कैप्टन अभिलाष रावत जी को यूके में ये अवार्ड दिया गया है। क्लियर? अब ये अवार्ड क्यों दिया है, इन्होंने क्या किया ऐसा ब्रेवरी काम? तो इन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था, रेस्क्यू ऑपरेशन इन रेड सी में एक्सेप्शनल वर्क के लिए, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए इनको यह अवार्ड दिया गया है। तो अब आपके मन में एक और डाउट आ गया होगा कि सर रेड सी कहां पर है, रेड सी बता दीजिए, क्योंकि हम तो बेसिक हैं, हम तो 0 लेवल से पढ़ रहे हैं। तो रेड सी देखो यहां पर है, देखो ये देखोगे, ये है एशिया कॉन्टिनेंट और ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बीच में देखोगे तो आपको रेड सी दिखेगी। अब कंट्री का नाम बताइए, तो सऊदी अरेबिया, क्लियर, यमन, इथोपिया, देन आफ्टर सूडान, इजिप्ट, मेडिटेरियन सी ये रही, जॉर्डन ये रहा, गल्फ ऑफ अकोबा, गल्फ ऑफ एडम, ये बाब अल मदेब, ये सारे याद रखना। और एक और कंट्री का नाम याद रखना, सोमालिया। क्यों? क्योंकि पायरेट्स ऑफ कैरिबियन तो आपने मूवी देखी होगी, जिसका हिंदी में बोलते हैं समुद्र के लुटेरे। किसके? समुद्र के लुटेरे। तो पूरे समुद्र के लुटेरे यहीं रहते हैं। सोमालिया कंट्री है जहां पर सबसे ज्यादा क्या पूरे पायरेट्स यहीं रहते हैं। समुद्र के लुटेरे आपको देखना हो तो आप सोमालिया कंट्री में जाइए, यहां पर पूरे आपको पायरेट्स मिलेंगे। क्लियर? चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच कंट्री हैज इम्पोज शॉर्ट टर्म मार्शल लॉ? देखो ये क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको ये भी बताऊंगा इसके बाद कि इंडिया में ऐसा कौन सा आर्टिकल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो मार्शल लॉ लगा सकता है, और हमारे इंडिया में मार्शल लॉ लगा है कभी कि नहीं लगा, ये तक बताऊंगा। क्लियर? देखो ये अभी कंट्री है जिसने लगाया था शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि क्या है, वहां के जो प्रेसिडेंट है, क्या नाम है उनका, योंग शू योन सूक योन, ये ऐसा नाम है उनका प्रेसिडेंट। उन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए मार्शल लॉ लगाया। अब ये शॉर्ट टर्म में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वहां पर जो अपोजिशन पार्टी है उसका बड़ा ही कंट्रोल है। कहां पर? साउथ कोरिया की पार्लियामेंट पर बड़ा ही कंट्रोल है। तो उन्होंने इसको विड्रॉल भी कर लिया फौरन। इसको शॉर्ट टर्म में ही अपोजिशन पार्टी ने क्या करा, इसको मार्शल लॉ को विड्रॉल कर लिया। तो कौन सी कंट्री है? साउथ कोरिया। और डिटेल में जानना है, और ज्यादा डिटेल में जानना है तो मेरे चाहिए कल के करंट अफेयर के वीडियो पर, जो कि सुबह 10 बजे आता है रेगुलरली। उसमें मैंने पहली न्यूज यही बताई है और डिटेल में समझाया है। क्लियर? अब हम जानेंगे कि इंडिया में लग सकता है मार्शल लॉ कि नहीं लग सकता। तो मार्शल लॉ क्या होता है कि मिलिट्री का रूल लग जाता है, मिलिट्री रूल लग जाता है पूरी कंट्री में और मिलिट्री पूरी पावर में आ जाती है। क्लियर? अब ये हमारे इंडिया में लग सकता है कि नहीं लग सकता? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई आर्टिकल है इससे रिलेटेड? बिल्कुल है। आर्टिकल नंबर 34 इसी से रिलेटेड है। आर्टिकल नंबर 34 इससे रिलेटेड है। जब इंडिया को थ्रेट है अगेंस्ट एक्सटर्नल, अगेंस्ट इंटरनल, अगर कोई सा भी थ्रेट है इंडिया को, तो मार्शल लॉ इंडिया में लग सकता है अंडर आर्टिकल नंबर 34। बट जो मार्शल लॉ है ये हमारा इम्प्लिसिट है, कॉन्स्टिट्यूशन में इम्प्लिसिट है, इसको एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया है। क्या नहीं किया है? एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया है। इट इज अ इम्प्लिसिट।
इम्प्लीसिट। क्लियर, याद रखोगे। तो पार्लियामेंट की पावर है, हमारे इंडिया में भी वो लगा सकती है मार्शल लॉ अंडर आर्टिकल नंबर 34, याद रखोगे। बट इंडिया में आज तक सिंस 1947 से आज तक हमारे इंडिया में मार्शल लॉ नहीं लगा है। याद रखना ये भी क्वेश्चन कि आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए इंडिया में कभी मार्शल लॉ लगा है, बोल देना कभी नहीं लगा। और मुझे लगता है ऐसी कंडीशन क्रिएट भी नहीं होगी, क्योंकि हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इतना स्ट्रांग है कि कभी ऐसी कंडीशन क्रिएट ही नहीं हो सकती। समझे मेरी बात को। तो मार्शल लॉ सिर्फ साउथ कोरिया में अभी रिसेंटली लगा है, और ये सेकंड टाइम लगा है। फर्स्ट टाइम 1979 में लगा था साउथ कोरिया में, फर्स्ट टाइम 1979 में मार्शल लॉ लगा था। अब उसके बाद 2024 में लगा है, याद रखोगे। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यूनियन होम मिनिस्टर हैज प्रपोज 95% जॉब रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब फॉर लोकल टू विच यूनियन टेरिटरी। देखो दोस्तों, अभी मैं आपको बता रहा था, प्रीवियस लेक्चर में कई बार बताया मैंने, एक पद यात्रा स्टार्ट हुई थी। क्या नाम था उसका? दिल्ली चलो पद यात्रा। क्या नाम था? दिल्ली चलो पद यात्रा। पद यात्रा, दिल्ली चलो पद यात्रा किसने स्टार्ट करी थी? मैंने आपको यही बताया था, सोनम वांगचुक के बारे में भी मैंने बताया था। सोनम वांगचुक कौन है? ये सोशल एक्टिविस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट इन लद्दाख। लद्दाख में सोशल एक्टिविस्ट है। अगर अभी भी आप नहीं समझे तो आप 3 इडियट मूवी देख लीजिए। अगर 3 इडियट मूवी देखी है तो लास्ट का सीन आपने देखा हो, आमिर खान लद्दाख में मिलता है, वो सीन इन्हीं से इंस्पायर है। क्या याद है? क्या इंस्पायर है? सोनम वांगचुक से ही इंस्पायर है वो सीन। क्लियर। अब क्या हुआ दिल्ली पदो यात्रा में, दिल्ली चलो पद यात्रा में क्या हुआ? इनकी कई सारी डिमांड थी। क्या है? जैसे आप जानते हो कि सिंस 2019 से 2 यूनियन टेरिटरी बन गई। एक बन गया जम्मू कश्मीर और दूसरा बन गया लद्दाख। क्या बन गया? पहला बन गई जम्मू कश्मीर और दूसरी लद्दाख। अब इनकी डिमांड ये थी कि लद्दाख को स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? पहली डिमांड थी इनकी कि स्टेटहुड का दर्जा देना चाहिए टू लद्दाख। लद्दाख को स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए। दूसरी डिमांड थी कि लद्दाख एड इन 6th शेड्यूल। 6th शेड्यूल में लद्दाख को भी ऐड किया जाए। अब 6th शेड्यूल क्या है? तो 6th शेड्यूल क्या है? ट्राइबल एरिया, जो ज्यादा ही बैकवर्ड ट्राइबल रहती हैं उन स्टेट को 6th शेड्यूल में ऐड किया है। और 6th शेड्यूल में 4 स्टेट हैं। कौन कौन सी? आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। ये 4 स्टेट है किसमें? 6th शेड्यूल में। अब ये चाहते थे सोनम वांगचुक जी कि 6th शेड्यूल में लद्दाख को भी ऐड किया जाए। क्लियर। और तीसरी डिमांड थी कि पब्लिक सर्विस कमीशन, एक सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द लद्दाख स्टेट और द लद्दाख यूनियन टेरिटरी के लिए सेटअप किया जाए। लद्दाख स्टेट तो नहीं, लद्दाख यूनियन टेरिटरी के लिए सेटअप किया जाए। इसी को देखते हुए ये मीटिंग हुई, यूनियन होम मिनिस्टर की मीटिंग अमित शाह जी ने हेड करी, और उसमें डिसीजन लिया गया कि लद्दाख के अंदर 95% जॉब रिजर्व रहेंगी। किसके लिए? फॉर द लोकल पीपल। जो लद्दाख के लोकल पीपल हैं उनको 95% जॉब उनके लिए रिजर्व रहेगी, और 5% अदर स्टेट के लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। दूसरा बात क्या कि 15 जनवरी को इसकी सेकंड मीटिंग होगी। 15 जनवरी 2025 को इसकी सेकंड मीटिंग होगी, जब डिसाइड किया जाएगा कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में ऐड करना है कि नहीं करना। यह डिसाइड किया जाएगा। क्या डिसाइड किया जाएगा? कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में ऐड करना है कि नहीं करना। तीसरी जो डिमांड है इनकी पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने बोला कि लद्दाख के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, और जिस भी स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है वहां पब्लिक सर्विस कमीशन कैसे भी सेटअप नहीं हो सकता। अगर आपको जल्दी रिक्वायरमेंट होगी वहां पर, बट जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। समझ गए मेरी बात को? तो ये लद्दाख इसका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है नंदी नदाइतवा बिकम फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। आप देख पा रहे होंगे ये मैडम है, इनका नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, नंदी नदत्वा।
नंदी न दत्वा, नंदी से याद कर लेना, नंदी भगवान होते हैं उनसे याद कर लेना। और कंट्री को भी याद करा दूंगा मैं, कौन सी कंट्री है, नंदी। ये 72 ईयर की पहली मतलब पहली वुमेन है इस कंट्री की बनी है जो प्रेसिडेंट। ये है नम्बिया, नम्बिया कंट्री की ये प्रेसिडेंट बनी है, पहली प्रेसिडेंट वुमेन प्रेसिडेंट, और इनकी एज है 72। अब क्वेश्चन बनता है कि सर नमीबिया कंट्री की लोकेशन बता दीजिए, तो इसकी लोकेशन है नियर ऑफ साउथ अफ्रीका। नमीबिया कंट्री क्या है, साउथ अफ्रीका और अंगोला के नीचे। अगर आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट देखोगे तो साउथ साइड में देखना तो आपको नमीबिया कंट्री दिखेगी, और जो साउथ अफ्रीका के ऊपर अंगोला कंट्री के नीचे है। क्लियर। अब और याद दिलाता हूं, अभी आपने T20 वर्ल्ड कप देखा था तो उसमें एक टीम आई थी, हालांकि T20 वर्ल्ड कप में आई थी कि 50-50 वर्ल्ड कप में आई थी, पर आई थी जरूर एक टीम, तो वो नमीबिया टीम आई थी। याद रखो इंडिया से मैच हुआ था, इंडिया ने बड़े मतलब 6 और 4 बहुत मारे थे रोहित शर्मा ने। ये वही कंट्री है, ये वही कंट्री है जो टीम आई थी नमीबिया की, ये वही कंट्री है। क्लियर, याद रखना। चलो चलते हैं, नंदी से याद रखना, पहली वुमेन प्रेसिडेंट आपसे पूछा जाएगा। क्लियर। और मैंने कल क्या बताया था कि श्रीलंका की जो सेकंड वुमेन चीफ जस्टिस बनी है, याद रखना, वो भी बताया था। अगर नहीं पता तो मेरे जाइए प्रीवियस लेक्चर देखिए एमसीक्यू का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च यूरोप प्रोब 3 मिशन इनटू स्पेस। अब ये पूछ रहा है कि बताइए यूरोप का, यूरोपियन स्पेस एसोसिएशन, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, एसोसिएशन नहीं है, एजेंसी है। ESA क्या है, यूरोप स्पेस एजेंसी। इसने क्या है, इसका एक मिशन है प्रोब, क्या है, प्रोब 3, प्रोब 3 है। अब इसको लॉन्च किया है इसरो ने। किसने लॉन्च किया है, हमारी इसरो ने इसको लॉन्च किया है, और अभी 4 दिसंबर को ही लॉन्च किया है, कल ही इसको लॉन्च किया है। और ये क्या है, प्रोब 3, और किससे लॉन्च किया है, इसको लॉन्च किया है PSLV C-59 से, ये इंजन से इसको लॉन्च किया है, रॉकेट इंजन से PSLV C-59 से इसको लॉन्च किया है। प्रोब 3 को, प्रोब 1 और 2 को भी इसरो ने ही लॉन्च किया था। अब ये बताइए सर कि इसका वर्क क्या है, तो इसका वर्क है टू स्टडी सन कोरोना पार्ट, सन का जो आउटर पार्ट है उसकी स्टडी करना। इट इज अ वर्क ऑफ द प्रोब 3 मिशन ऑफ द यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जो प्रोब 3 मिशन है जिसको इसरो ने लॉन्च किया है। क्लियर। और इसका काम क्या है, सन के कोरोना पार्ट की स्टडी करना, जो कि सन का आउटर पार्ट है। क्लियर। चलते ना क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, विच डे इज ऑब्जर्व एज इंडियन नेवी डे 2024। ये पूछ रहा है कि इंडियन नेवी डे 2024 कब पड़ा था, कब, तो 4 दिसंबर को ये इंडियन नेवी था, कल था इंडियन नेवी डे। अब आप जानते हो कि मैं हर दिन को अगर थीम होती है तो थीम तो आपको बताता हूं, तो थीम तो इस बार 2024 की याद रखना, या ये इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथन एंड कैपेबिलिटी थ्रू इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन। याद रखोगे, ये इसकी 2024 की थीम थी। सर आप ये अच्छा करते हो कि आप हर किसी की थीम बताते हो, हालांकि थीम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, बट कभी एक्सेप्शनल केस क्वेश्चन आ जाता है। याद रखना, मतलब थोड़ा बहुत हिंट रखना, याद रखना, जिससे क्या है कि आपको याद आया कि हाँ यार ये थीम बताई थी। हिंट याद रखना, बस हिंट, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत रेयर केस में आता है जब एग्जामिनर को बड़ा ही टफ पेपर बनाना हो। याद रखना, तो थीम पूछ लेगा आपसे। क्लियर। चलते अपन इस क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच कंट्री हैज फर्स्ट टाइम सेट अप एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग स्टेशन इन अंटार्कटिका। अब इस कंट्री का आप नाम सुनोगे तो बड़ा हंसोगे, क्योंकि अभी तक ये कंट्री क्या कर रही थी, और इतनी डेवलप कंट्री, मतलब डेवलपिंग अच्छी खासी, मतलब कहते हैं कि हाँ डेवलप कंट्री कुछ टाइम बाद जल्दी बन जाएगी, और हालांकि सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की, तो वो आप समझ गए होंगे, चाइना। चाइना ने पहली बार अपना एक स्टेशन, एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग स्टेशन अंटार्कटिका में सेटअप किया है, पहली बार। देख रहे हो आप, चाइना ने पहली बार अपना एटमॉस्फेरिक स्टेशन सेटअप किया अंटार्कटिका में, पहली बार।
और वो क्या करेगा, क्लाइमेट चेंज की स्टडी करेगा। क्या करेगा, क्लाइमेट चेंज की स्टडी करेगा एंड एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट की भी स्टडी करेगा। याद रखना, क्लियर। अब क्वेश्चन बनता है कि सर ये भी बताइए कि इंडिया का कोई एटमॉस्फेरिक स्टेशन है हमारा? बिल्कुल है, हमारे 2 एक्टिवेट हैं अभी और एक हमारा बंद कर दिया है। अब सबसे पहले हमने कराता है सेटअप को दक्षिण गंगोत्री को। किसको? दक्षिण गंगोत्री, याद रखना, दक्षिण गंगोत्री, क्लियर। और ये बंद कर दिया हमने 1989 में। देखो हम कितने एडवांस हैं, हम इतने टाइम से, चाइना अब जा रही है और हम इतने एडवांस हैं कि 1989 में तो हमने एक स्टेशन बंद भी कर दिया था। अब नेक्स्ट बनाया हमने भारती ये एक्टिवेट है अभी, और मैत्री, कौन सा दूसरा है, मैत्री और भारती, ये 2 स्टेशन अभी एक्टिवेट है। याद रखोगे तो याद रखना, चाइना ने अभी अपना पहला एटमॉस्फेरिक स्टेशन सेटअप किया है अंटार्कटिका में, क्लियर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, रिसेंटली टेटो फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सीन इन न्यूज, इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो आप देख पा रहे होंगे ये है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट। अब इसको मंजूरी मिल गई है फ्रॉम दी, अप्रूवल मिल गया है फ्रॉम दी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर दैट इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। कौन सा? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर हेडेड बाय पीएम नरेंद्र मोदी साहब। कितने पैसे अलोकेट हो गए हैं? 17.5 बिलियन रुपीस दिया गया है इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। डॉलर नहीं, सॉरी, रुपीस, डॉलर तो बहुत हो जाएगा। 17.5 बिलियन रुपीस दिया गया है, क्लियर। अब क्वेश्चन बनता है कि सर ये बताइए, जो मेन क्वेश्चन है वो तो बताइए, तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में, याद रखोगे। चलते अपन, तो इसी के साथ ये भी कंप्लीट होता है। 5 दिसंबर के करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। अब आपको क्या करना है, ये लेक्चर सुन लिया, 5 मिनट रेस्ट करिए। 5 मिनट रेस्ट करने के बाद सीधे जाइए मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में जाओगे तो सीधे आपको इकोनॉमी का फोल्डर मिलेगा जिसमें 4 लेक्चर अपलोड हैं। रुक रुक के देखिए, आराम से, बड़े हैं लेक्चर, लगता है मुझे एक बार में नहीं देख पाओगे, स्पीड बढ़ा के देखिए, क्लियर। तो देखिए जरूर, जिससे आपकी इकोनॉमिक स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। कल मिलेंगे फिर नए एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।